जय हिंद। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अपना नॉलेज किंग। हम 1941 के बारे में 1941 से पहले सुभाष चंद्र बोस जी के जीवनी के बारे में पढ़े थे और अब हम सुभाष चंद्र बोस जी के 1941 के जीवनी के बाद क्या हुआ था 1941 के बाद उनके बारे में पढ़ेंगे। हम ये बात बता देना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी नेता थे, उनके इतिहास में आज भी याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाएगा। वो एक सुनहरे पन्नों में छोड़ कर गए हैं और कि क्रांतिकारी का नेतृत्वकर्ता कैसे किया जाता है, उनके अहम बलिदान, उनके अहम योगदान को आज संपूर्ण विश्व याद करता है, क्योंकि वो पूरे विश्व में भ्रमण कर चुके थे। आज हम 1941 के बाद सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में वृतांत विस्तार से पढ़ेंगे। 1941 में जब 1941 से पहले जब सुभाष चंद्र बोस जी को घर में कैद कर दिया गया था, तो उनकी तबियत यानी कि स्वास्थ्य में थोड़ा खराब होना शुरू हो गया था। जब कुछ दिन के बाद जब उनके स्वास्थ्य ठीक ठाक होने लगे, तो उनके घर के बाहर क्या किया गया था 1941 के बाद कि उनको घर के बाहर अंग्रेजों के द्वारा नजर बंद कर दिया गया था, घर में ही नजर बंद कर दिया गया था। और हम ये बात बता दिए थे कि सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी एक बहुत बड़े लॉयर हुआ करते थे और सुभाष चंद्र बोस जी बहुत पढ़ने में तेज, काफी बुद्धि के धनी व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी 1920 के अंदर वो उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, जिसमें उनका रैंक 4th आया था। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे देश के नेतृत्वकर्ता में सबसे प्रथम स्थान अगर किसी का नाम आता है तो वो है सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी को 1941 में घर के बाहर नजरबंद, घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया था और घर के बाहर फिरंगियों को लगा दिया गया था, अर्थात अंग्रेजों को बाहर लगा दिया गया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, यानी कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो घर से बाहर निकले और फिर क्रांति में कूद पड़े और हम लोगों को फिर भारत से जाना पड़े। बस सुभाष चंद्र बोस जी के दिमाग में एक ही जुनून था कि हमें भारत की आजादी चाहिए, चाहे लड़ के ले चाहे कैसे भी ले, लेकिन हमें भारत की आजादी चाहिए। और उन्होंने इस भारत की आजादी के लिए एक अहम योगदान दिया। 1941 में जब सुभाष चंद्र बोस जी को घर में नजर बंद कर दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस जी रात के 12 बजे घर से बाहर निकल गए। और हम ये बात बता देना चाहते हैं कि 1939 में जब फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया, तो उसी में एक व्यक्ति के द्वारा वो क्या किया, घर से बाहर निकल गए। जब वो घर से बाहर निकले तो वो कहां जाते हैं, कलकत्ता में उनको घर में नजर बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब वो पैदल ही कहां पहुंचते हैं, पेशावर। आपको पेशावर पता होना चाहिए कि पेशावर कहां है, पाकिस्तान में। अब वो पैदल जाते हैं रात में, पैदल अंडरग्राउंड होते हुए, अंडरग्राउंड हो गए हैं और अंडरग्राउंड होते हुए कहां जाते हैं, कलकत्ता से पेशावर। सुभाष चंद्र बोस जी पैदल पैदल दुर्गम यात्रा करते हुए कलकत्ता से वो फ्रंटियर मेल एक्सप्रेस पकड़ते हैं और सीधे कहां पहुंचते हैं, पेशावर। जब वो पेशावर जाते हैं तो उन्हीं का एक मित्र रहते हैं, आला किस्म के जासूस, उनका नाम रहता है भगत राम। भगत राम से मिलते हैं और भगत राम को वो संपूर्ण वृतांत बताते हैं कि हमें भारत की आजादी चाहिए, आपकी मदद चाहिए, क्या आप हमारे भारत की आजादी में आप हमें मदद कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपकी भारत की आजादी में मदद करेंगे। तो भगत राम आला किस्म का जासूस था, उनको संपूर्ण ज्ञान था कि किससे कैसे बात किया जाना चाहिए। और ये सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि आपको कुछ नहीं करना है, आप हमको मास्को पहुंचा दीजिए। कहां पहुंचा दीजिए, मास्को पहुंचा दीजिए, बस इतना कर दीजिए आप मेरे उपकार, हम आपका ये जीवन भर उपकार नहीं भूलेंगे। तो ये बोले ठीक है। तो ये क्या किए कि भगत राम रहमत अली बन गए। क्या किए, भगत राम रहमत अली बन गए और ये पठान का वेशभूषा धारण किए। पठान का वेशभूषा धारण कर लिए। जब सुभाष चंद्र बोस जी पठान का वेशभूषा धारण कर लिया, भगत राम भी पठान का वेशभूषा धारण कर लिए, तो ये गए हैं काबुल। अब काबुल आपको पता होना चाहिए कि काबुल कहां है, अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में पाश्तो भाषा बोली जाती है, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी को पाश्तो भाषा आता ही नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को रहमत अली जो है, जो भगत राम थे आला के जासूस, उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप गूंगा बन जाइए, आपको कुछ नहीं बोलना है, आप बोलिएगा कुछ भी नहीं, बाकी हम सब कन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, आप चुपचाप गूंगा बनिएगा।
अब ये गूंगा का रोल निभाना शुरू कर दिए। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। और वो कहां पहुंचते हैं? पेशावर से कहां पहुंचते हैं? अफगानिस्तान। और ये भी अफगानिस्तान पैदल 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 पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो पता चल जाता है कि वो सुभाष चंद्र बोस जी जो घर में नजरबंद थे वो क्या किए हैं? भाग चुके हैं। जब ये बात अंग्रेजों को पता चलता है कि कहां भागे हैं, तो उनको पता चलता है कि काबुल में है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को जब ये पता चलता है कि अब हमारे पीछे अंग्रेज लग चुका है, तो ये क्या किए हैं कि वहीं 50 से 52 दिन तक उनको ठहरना पड़ता है। जब 50 से 52 दिन, लगभग 2 महीना सुभाष चंद्र बोस जी को, सोचिए, बिना खाए पिए वहां पहुंचे हैं। लेकिन उनको जब पता चल जाता है कि अब वहां पर भी हमको दिक्कत हो रहा है, तो वहां 50 से 52 दिन तक रहते हैं। सिर्फ एक चीज का दिमाग में लेकर चलते हैं कि हमें क्या चाहिए? भारत की आजादी चाहिए। भारत की आजादी के लिए उन्होंने संपूर्ण बेड़ अपने सर पे उठा लिया था कि हमें भारत की आजादी चाहिए। इसी बीच इनकी बात अपने पिताजी से होता है, और हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे कि आईसीएस के परीक्षा में 4th रैंक लाने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी उनको क्या देते हैं? एक गोल्डन वॉच देते हैं। जो गोल्डन वॉच जो था यानी कि सोने की जो घड़ी था, जब इनको पिताजी को पता चल जाता है कि घर में नजरबंद किया गया था, फिर ही भाग गया और फिर अब अंग्रेज ढूंढ रहा है, तो ये क्या करते हैं कि उनसे गोल्डन वॉच ले लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे से जो हमारी नजदीकियां थी, तुम्हारे से जो बाप बेटे की जो रिलेशन था, वो अब हम तोड़ रहे हैं। जब तुमको हम समझाए थे कि नहीं जाना है, तो तुम क्यों गया? सुभाष चंद्र बोस जी एक ही बात बोले कि पिताजी, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और आप ये गोल्डन वॉच लेके जाइए, बस आपका यही चिन्हासी था। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो भारत की आजादी चाहिए, हमारी भारत माँ हमें पुकार रही है आजादी के लिए। और ये बात बोलकर 50 से 52 जब दिन बीत गए, तो फिर रहमत अली के साथ कहां जाते हैं? मॉस्को जाते हैं। मॉस्को जाने के बाद रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचते हैं। मॉस्को में उनको मुलाकात स्टालिन से होती है। स्टालिन से बात बताते कि हमें भारत की आजादी चाहिए। वहां भी ये बात बोलते हैं कि हमें भारत की आजादी चाहिए, क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो वो बोलते कि ठीक है, आप उतना दूर आए भारत से, आप यहाँ पर सिर्फ आपको भारत की आजादी के लिए थोड़ा सा आप हमसे मदद मांग रहे हैं, तो हाँ, हम आपको मदद करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो कहां पहुंचाते हैं? रोम पहुंचाते हैं 1942 में। सोचिए, 1941 में जेल से रिहा हुए थे, आते आते यहां 1942 हो गया है। लगभग एक साल बीत चुका है। वहां से आते आते 1 साल, 2 महीना तो यहां काबुल में रहना पड़ा था, और यहां से आते आते उनको 2 साल बीत चुका है। जब 2 साल यहां आते आते हो गया, उनकी मुलाकात स्टालिन से होती है, तो वो बात बोलते हैं कि हमें भारत की आजादी के लिए आपकी सहायता चाहिए। तो बोलते ठीक है। तो 1942 में वहां पहुंचते हैं। जब 1942 में वहां पहुंचते हैं, तो जैसे 1498 में पुर्तगाल भारत की यात्रा पे आया था, पुर्तगाल का जो था वास्को डी गामा भारत के यात्रा पे आया था, ठीक उसी तरह वो भी जिस तरह वास्को डी गामा आया था, ठीक उसी तरह सुभाष चंद्र बोस जी भी घूमते घूमते पूरी अफ्रीका पे से घूमते हुए कहां पहुंचते हैं? रोम पहुंचते हैं। इटली की राजधानी रोम के बाद वहां पहुंचते हैं बर्लिन। जब बर्लिन पहुंचते हैं, तो वहां उनकी मुलाकात किससे होती है? हिटलर से होती है। जर्मनी का एक तानाशाह हिटलर उनसे इनका मुलाकात होता है, और हिटलर का नाम उस समय काफी प्रसिद्ध था। हिटलर से यही बात बोले कि हमें भी आप भारत की आजादी चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, आप हमारी मदद कीजिए। तो एक बात बता देते हैं, हिटलर से इसी तरह मुलाकात नहीं हो गया। हिटलर कोई आम व्यक्ति नहीं था कि कोई भी जाएगा हिटलर से मुलाकात कर लेगा। हिटलर के जाने से पहले जब ये गए, तो वहां पर सेना ने, वहां का जो जनरल था, उनसे पूछा कि आपको क्या काम है? ये बात बोले कि हमको हिटलर से मिलना है। बोले नहीं, आपको नहीं मिला सकते। वो बोले कि हम हिटलर से आप एक बार हमको मिला दीजिए। बोलिए कि भारत का कोई व्यक्ति आया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस नाम है, आप मिलाइए। तो ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी इंतजार करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी को बोल दिया गया। जब सुभाष चंद्र बोस जी इंतजार कर रहे थे, तो उधर से हिटलर का ही हूबहू डुप्लीकेट आया और उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ किया। तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि आप हिटलर नहीं हो सकते हैं, आप हिटलर नहीं हैं। तो सब अचंभित रह गया था, क्योंकि जितना भी जनरल सब बैठा हुआ था, सब खड़ा हो गया
गया था कि भाई हिटलर आया, हिटलर आया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी इतने दिमाग के धनी थे, इतने दिमाग के तेज तर्रार व्यक्ति थे कि उनको एक बार में पता चल गया था कि यह हिटलर नहीं है। उसके बाद दोबारा फिर आया हिटलर, तो हिटलर को आ जाने के बाद जितना भी सैनिक था फिर खड़ा हो गया, फिर उनसे बोला कि क्या बात है, तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि आप हिटलर नहीं हैं, आपसे कोई काम नहीं है, आप हिटलर को भेजिए। तीसरी दफा में हिटलर से मुलाकात हुआ, हिटलर आया तो सुभाष चंद्र बोस जी हाथ अपना दिए, तब भी समझ गया कि अच्छा हिटलर, क्योंकि हिटलर इतना तानाशाह था कि किसी को भी पहले हाथ बढ़ाने के लिए, मतलब हाथ मिलाने के लिए हाथ नहीं देता था। सुभाष चंद्र बोस जी समझ गए कि यही हिटलर है, और हिटलर को अपना वृत्तांत बताएं कि हमें भारत की आजादी में आपकी सहयोग चाहिए, आप हमें मदद कीजिए। तो हिटलर बोले कि ठीक है, हम तो जितना हमसे मदद होगा तो ठीक है, लेकिन आप जाइए जापान, जापान में आपको मदद किया जाएगा। और एक और बात बता देना चाहते हैं कि 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध जो बात था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 उसमें भी भारतीय थे, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 उसमें भी भारतीय थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारतीय थे, और सेकेंड वाले में भी, वर्ल्ड वॉर में भी भारतीय थे। तो जितने भी प्रिजनर थे, मतलब जितने भी भारतीय थे जो अंग्रेज की तरफ से सम्मिलित होकर लड़ रहे थे, उनको जर्मनी पकड़ लिया था। अब उनको बोला था कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम मेरी खिलाफ आकर हमसे लड़ाई कर रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि अच्छा ये सब भारतीय हैं, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बीच ये क्या किए कि सहायता मांगने के लिए तो गए थे जर्मनी से, तो जो जर्मनी का जो तानाशाह हिटलर था वो उनको कहां भेजता है, वहां जापान। जापान जब इनको भेजता है, तो जापान भेजने के बाद वहां इनकी मुलाकात किससे होती है, पीएम तोजो से, जो जापान का प्रधानमंत्री था। जापान का प्रधानमंत्री का नाम उस समय पीएम तोजो था। पीएम तोजो को बताया कि हमको हिटलर ने भेजा है। और एक बात बताते हैं, वो जब बर्लिन से जब जापान जा रहे थे ना, मेडागास्कर के होते हुए रास्ते से, जो मेडागास्कर का जो रास्ता था वहां से जब जापान जा रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो वो यू बोट के सहायता से जापान पहुंचे थे। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस जी किस बोट के सहायता से बर्लिन से जापान पहुंचे थे। तो यू बोट की सहायता से सुभाष चंद्र बोस जी बर्लिन से जापान पहुंचे थे। जब बर्लिन से वो जापान पहुंचे हैं सुभाष चंद्र बोस जी, तब पीएम तोजो से मुलाकात होती है। पीएम तोजो को बोलते हैं कि आपकी मदद चाहिए, तो पीएम तोजो बोलते हैं कि ठीक है हम आपका मदद करेंगे, हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपको मदद करेंगे। लेकिन 1942 से 44 के बीच में, यहां बताते हैं 1942 से 44 लगभग 2 साल लग चुका है इनको वहां पर एड्रेस करते हुए। मतलब वहां पर मिलना, वहां से लोगों को संबोधित करना, और जितने भी कैदी थे, भारतीय कैदी थे जो अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे, और जो हिटलर पकड़ रखा था, जो जापान में कुछ कैदी थे जब पकड़ लिए थे, तो उनसे मुलाकात करने गए। उस समय जापान के पीएम तोजो थे। तब आईएनए के कैप्टन मोहन सिंह थे। कैप्टन मोहन सिंह जो थे कर्नल थे उस समय, और उस समय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये पीएम तोजो बोले हैं कि यही आपका कैप्टन मोहन सिंह थे, अब इनसे जाइए, आपका भारतीय कुछ पड़े हुए हैं, ये आपको आजादी में कुछ मदद करेंगे। तो कैप्टन मोहन सिंह बोले कि हम क्या आजादी करवाएंगे, हम तो खुद पकड़ा गए। तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि आप एक भारतीय होते हुए आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हम आजादी में कुछ नहीं मदद कर सकते हैं? आप भारतीय हैं, आप एक आर्मी के ऑफिसर हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? तो ये जोश जब लाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी कैप्टन मोहन सिंह में, तो कैप्टन मोहन सिंह आर्मी के तो आदमी थे ही, उनमें जोश आ जाता है और बोलते हैं कि ठीक है हम सैनिक फिर से बनाएंगे। आईएनए का गठन करना था। जब इंडियन नेशनल आर्मी का जब कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा बनाया गया था, तो जब ये बोले कि हमको कम से कम 2 लाख सैनिक रहेगा तभी ना हम अंग्रेज से लड़ पाएंगे। तो जापान से बोले पीएम तोजो को कि 2 लाख सैनिक मांग रहे हैं। तो जापान वाले के पीएम जो थे तोजो, वो बोले कि भाई इसको हम कैसे दे देंगे, ये तो मेरे ही विरोध लड़ रहा था। मान लीजिए कि अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, कहीं यही मेरे खिलाफ फिर ना जहर उगल दे।
तो कैप्टन मोहन सिंह को फिर क्या किया जाता है, वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर कैप्टन मोहन सिंह के बाद नेतृत्वकर्ता कौन संभालते हैं, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1886 में हुआ था, और उस समय 1886 में, और 1915 में कहाँ पहुंचे हैं, जापान पहुंचे हैं। 1886 में जब ये इनका जन्म हुआ था, तो अब जापान कैसे पहुंचते हैं, तो ये क्या किए थे कि लॉर्ड हार्डिंग पे बम चला दिए थे। जब बम चला दिए थे तो इसी के चलते अंग्रेज वाला क्या कर रहा था, इनको खोज रहा था। इसी चीज के लिए अपना क्या किया, वहां से भागकर कहाँ आए हैं, जापान आए हैं। जापान में अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे थे। अब सोचिए 1886 से 1915, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं रास बिहारी बोस। फिर भी जो आईएनए का था वो नेतृत्वकर्ता संभाल रहे थे जब तक सुभाष चंद्र बोस जी इसमें पुनर्गठन नहीं करते हैं। लेकिन अक्सर क्वेश्चन आता है कि आईएनए का सर्वप्रथम गठन कौन किया था, तो कैप्टन मोहन सिंह, उसके बाद जो थे रास बिहारी बोस, और उसके बाद पुनर्गठन का बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो वो पुनर्गठन हमारे सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। जब सुभाष चंद्र बोस जी 1915, ये जब रास बिहारी बोस जो थे ये बोले कि ठीक है, हम आईएनए का जो था नेतृत्वकर्ता हम करेंगे, तो उसके बाद फिर सेना में मतलब उनमें जोश जुनून लाया जाता है, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना किया जाता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किया जाता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना करने के बाद जब वहां के लोग थे, तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप जो एक भारतीय थे, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, आज आपका मौका मिल चुका है कि आप देश, अपनी भारत मां के लिए लड़िए। क्या आपकी खून की कमी हो चुकी है, क्या आपकी खून में उबाल नहीं है, भारत मां के लिए लड़ने के लिए अब आ चुका है, मौका मिल चुका है फिरंगियों से लड़ने के लिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का इसी में नारा दिए थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो। और वहां के जो सैनिक थे उसमें काफी जोश भरते हैं। एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि वक्त आ चला है, ए मेरे दोस्त, वक्त आ चला है काफिरों का, अब काफिर लेकर चल पड़ना है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए। इतना बात सुनकर सुभाष चंद्र बोस जी का बात सुनकर जब वहां के लोग और वहां के सैनिक में जब जोश की भावना जो कम थी वो जाग चुकी थी। अब सुभाष चंद्र बोस जी के चलते सब वहां पर नारा लगने लगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसी नारा के साथ सुभाष चंद्र बोस जी आगमन करते हैं। अब कहां जाना है, अब उनको लेके जाना है। अब यहां पर बात बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी 1942 से 44 में वो शहीद स्वराज का स्थापना शहीद स्वराज उनको मिल जाता है। जापान जब शहीद द्वीप जब जीतता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो जापान जीतता है, तो वो जापान जो है अंडमान निकोबार का जो शहीद द्वीप था वो सुभाष चंद्र बोस जी को भेंट स्वरूप प्रदान कर देता है। और सुभाष चंद्र बोस जी वहीं पर अपना आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं और वहीं पर सबको संबोधित करते हैं। वहीं पर जो जोश की कमी थी, जोश की भावना की कमी थी, उसे जोश की भावना को संपूर्ण लहराते हुए उनमें जोश की जो भावना थी वो आ जाता है। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी उसी में नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, झांसी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड के बारे में बात करें तो 1928 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी आपको बताया था कि काफी तेज थे, आईसीएस का परीक्षा में उनका पूरा फेमस हो गए थे उसी समय से। तो जब कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1928 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, उसमें गांधी जी बोले थे कि सुभाष, बंदरों की फौज बनाने की क्या टोली, बंदरों की फौज यानी बंदरों की टोली बनाने की क्या जरूरत थी, जो सुभाष चंद्र बोस जी को काफी आघात पहुंचा था। फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी इस बात को बुरा नहीं माने थे। और आज देखिए सुभाष चंद्र बोस जी कितना प्यार करते थे गांधी जी से कि गांधी ब्रिगेड बना। झांसी ब्रिगेड 1857 की क्रांति में जो रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्हीं के नाम पे झांसी ब्रिगेड बनाया गया। और झांसी ब्रिगेड के बारे में बात करें तो झांसी ब्रिगेड का कमान डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को मिला। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को मिला गया। वही डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जो 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे उनके खिलाफ वो
राष्ट्रपति के लिए चुनाव में लड़ी थी। यही डॉक्टर लक्ष्मी सहगल थी जो 2002 में चुनाव लड़ी थी, जो हार गई थी। जब कैप्टन मोहन, जब झांसी ब्रिगेड बनाया गया, उसके बाद नेतृत्वकर्ता बनाया गया, तो उन्होंने लगभग 70,000, सुभाष चंद्र बोस जी पूरी कोशिश करने के बाद लगभग केवल 70,000 ही सैनिक जुटा पाए, और वही 70,000 सैनिक लेकर अब वो कहां चलते, कूच करते हैं। 70,000 सैनिक लेकर जब वो पहुंचते हैं तो वो बर्मा के रास्ते हुए कोहिमा पहुंचते हैं। और सोच लीजिए, खाने के रसद की कमी, फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्वकर्ता में इतना जोश और जुनून था कि लोग 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन भूखे रहकर भी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ चले जा रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी वही था कि बस यही एक बात बोल रहे थे कि आधा रोटी भी खाएंगे, लेकिन हमारे भारत की आजादी के लिए, हमारी स्वाधीनता के लिए हमें खड़ा रहना होगा, हमें अंग्रेजों को भगाना होगा, हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और फिर कोहिमा से होते हुए इम्फाल, और दुर्गम रास्ता था, उस समय मानसून भी खराब हो चुका था, फिर भी मानसून को दरकिनार करते हुए पैदल चलते जा रहे हैं। फिर लास्ट में पहुंचते हैं गंगा के तटीय मैदान में। वहां पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो, जो रंगून में है यानी सिंगापुर, वहां पर महात्मा गांधी जी को संबोधित करते हुए कि है हमारे राष्ट्रपिता, आजादी के इस अंतिम लड़ाई में आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अब आजादी के इस अंतिम लड़ाई में आपके आशीर्वाद की काफी जरूरत है। सोच लीजिए कितना सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी को मानते थे। 18 अगस्त 1945 को ताइवान दुर्घटना, जो ताइवान है, एक प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई। जब ये बात आजाद हिंद फौज में जब ये बात पता चलती है, तो लोगों की जो साहस की कमी थी, जो लोगों की साहस की जो कमी थी, जो सुभाष चंद्र बोस जी के आने के बाद जो साहस में उबाल आया था, जो खूनों में उबाल आया था, वो फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। क्योंकि जब होता है ना कि जब देश का नेतृत्वकर्ता अच्छा होता है तो वो देश अच्छा होता है, ठीक उसी तरह जब सैनिक का नेतृत्वकर्ता अच्छा होता है तो वो जो सैनिक जो हैं उनमें जोश की जो भावना है वो उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह जब सुभाष चंद्र बोस जी की जब ये बात खबर आई तो सारे लोगों में होड़ मच गया कि अब इस नेतृत्वकर्ता कौन संभालेगा। फिर धीरे धीरे ये बंटना शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस जी की बातें जब ये खबर आई तो जितने भी सैनिक थे वो रोने लगे कि हमारे सैनिक जो सुभाष चंद्र बोस जी से इतना प्यार करते थे काफी हताश हो गए, जो 2 दिन तक भूखे रहकर भी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आजादी की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। जब ये बात सुनकर उनमें काफी कमी आ गई और ये धीरे धीरे बंटना शुरू हो गया। जब 18 अगस्त 1945 को ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है सुभाष चंद्र बोस जी का, तो फिर अप्रैल 1945 में शाहनवाज कमेटी की स्थापना की जाती है। और इस शाहनवाज कमेटी की स्थापना का उद्देश्य यही था कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कैसे हुई। ताइवान वाले जब ये पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपके यहाँ थे तो आप बताइए कि कैसे मृत्यु हो गया, तो उन्होंने बताया कि इसके कोई ठोस सबूत नहीं है कि कैसे हुआ है। फिर खोसला कमेटी बनाया गया। खोसला कमेटी में भी रिपोर्ट, ये खोसला कमेटी इसलिए बनाया गया कि उनको पता चला कि कलकत्ता में एक साधु हैं, बाबा बने हुए हैं, जो हूबहू सुभाष चंद्र बोस जी की तरह बातें कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की तरह है। लेकिन वहां जब गए तो वहां पर नहीं पता चला। अंतिम बार सुभाष चंद्र बोस जी को गोमो स्टेशन, बोकारो का जो गोमो स्टेशन है, वहीं अंतिम बार सुभाष चंद्र बोस जी को एक पंजाबी के साथ देखा गया था, उसके बाद नहीं देखा गया था। खोसला कमेटी बनाया गया। फिर खोसला कमेटी से भी लोग संतुष्ट नहीं हुए तो मुखर्जी कमीशन बनाया गया था, जो मुखर्जी कमीशन लगभग 2005 में बनाया गया था और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आज भी सुभाष चंद्र बोस जी की जो मृत्यु है वो संदेहास्पद बना हुआ है कि आखिर मृत्यु कैसे हुआ। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की इस संघर्ष में काफी योगदान रहा। सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।